हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। मैं सज्जन कटारा। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है और ये रोत कांति भाई आदिवासी डूंगरपुर के रहने वाले हैं और बाकी तो परिचय हम इनसे ही जानेंगे। मैंने तो जितना देखा समझा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज काफ़ी समय के बाद में इनसे मिलना हुआ। कई बार सर से बात हुई, फिर आज हम इनके घर पे मिले। सर नमस्कार सर। रोहत कांतिभाई आदिवासी की ओर से सारे चैनल को देखने वालों को जोहार नमस्कार। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में आपका परिचय बताएं। आप अपने जीवन का संघर्ष, आपका एजुकेशन और आपने कितना संघर्ष किया और राजनीति में प्रवेश, इतना थोड़ा सा अपने जीवन का छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं कि कांतिभाई आदिवासी कौन है और इतने प्रसिद्ध हुए तो उसके पीछे संघर्ष क्या रहा होगा। मैं एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिताओं ने जंगल से घास फूस लकड़ी गोंद काट कर मुझे पढ़ाया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद में 4 साल तक उदयपुर पढ़ा। उसके बाद में वापिस आ गया और गांव में एक हॉस्टल में रहा और धीरे धीरे मैं 12वीं तक पहुंचा और 12वीं फिर कॉलेज, ये सारा काम करते करते मैं आपका डबल एमए किया पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी से। उसके बाद बीएड किया और साथ साथ कॉलेज के साथ साथ और स्कूल जीवन के साथ साथ में मैं आपके गरीब तबके वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता रहा था और कॉलेज लेवल तक हम लोगों ने जो भी हमारे आदिवासी समुदाय और एसटी एससी वर्ग के लिए लड़ता उसका साथ देते रहे और जो हमको अच्छा लगता है उसको कॉलेज लेवल के प्रेसिडेंट बनाने में हम लोग सहयोग देते थे। कभी कोई एनएसयू, कभी एबीपी, कभी एसएफआई का। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और 2014-15 में हमने आपका आदिवासी परिवार का गठन किया और आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं, एक विचारधारा है। उसके मार्फत से हमने सामाजिक विंगे बनाए, विल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, टेम्पो एसोसिएशन, आपका कर्मचारी विंग, बहुत सारे विंगे बना दी और हमने शुरुआती दौर में आपका ये जो विल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जो गठन करके हमने चुनाव लड़ाया 16 से अंत तक हम हमारे डूंगरपुर जिले में हम लोग जीतते आ रहे हैं और तब से हमने थोड़ा सा राजनीतिक स्तर भी हमने देखा कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। और आपका ये जो 2 अप्रैल की घटना घटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए को लेकर, उसमें हमारा कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाला नहीं था। भारत बंद का आह्वान हुआ तो हमने भी उसका साथ दिया और फिर आपके आसपुर इलाके में तलवारबाजी हुई। उच्च वर्ग के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने हमारे एसटी एससी लोगों के ऊपर तलवारबाजी की और उनको घायल करके जेल में डाल दिया, लेकिन रात रात हम पहुंच गए और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। और उसके बाद में हमने देखा कोई हम लोग सड़क पर तो लड़ रहे हैं लेकिन सदन तक लड़ने वाला हमारा कोई आदमी नहीं है। तो हमने सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक हमारा कोई आदमी जाना चाहिए, इस मुद्दे को हमने आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हम लोग 2018 में गुजरात से एक पार्टी लेके आए पीटीपी। उससे हमने 2 विधायक भी भेजे, बाकी कुछ अच्छे वोट भी लाए। इसके बाद में मैं स्वयं आपका लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें मैं 2.5 लाख वोट के ऊपर लाया और उसके बाद में वहां पर भी हमारा नहीं जमा, वो पार्टी ने भी हमारे साथ में कुछ अन्य पार्टी की तरह काम किया। तो हमने एक नई पार्टी बनाने का विचार आया और हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन लगाया और भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन पूर्ण करके हमने अभी 2023 विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सर जैसा आप बता रहे हैं, आप आदिवासी परिवार के फाउंडर हैं। ये हाँ। सभी पार्टियां तो बाद में, सबसे पहले आप आदिवासी परिवार के फाउंडर हैं और आप भील प्रदेश मूवमेंट को चलाने वाले हैं। मतलब आप कहें कि फाउंडर आप हैं, आप इसको करने वाले मेन सूत्रधार आप ही हैं। तो और दूसरा ये कि खासकर आदिवासियों को संविधान से मुखातिब करवाने वाले, आदिवासियों में संवैधानिक जन जागरण करने वाले आप हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते शिक्षा विभाग से जुड़े, बीएड करी, कॉलेज करी, अच्छी डबल एमए भी करी। तो इस बीच ये सब आपने करा, तो शुरुआत से लगा करके, क्योंकि गुजरात से पार्टी सेकंड बार में अप्लाई, सबसे पहले ये आपने शुरू करा, तो इस बीच बहुत सारे कुछ विरोध झेले क्या आपने? इस संघर्ष में आपके क्या क्या अनुभव रहे, वो भी दर्शकों के साथ। ऐसा है सर जी कि भाई जब हमने इस काम को स्टार्ट किया तो
तत्कालीन में आपका 2013 में तो कॉलेज लेवल से इस काम में व्यस्त था। उसमें कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार के भी विरोध हमने झेले बहुत तगड़े। उसके बाद में 13 के बाद में अचानक पासा पलटा और बीजेपी सरकार आई, तो उस समय भी हमने बहुत सारे विरोध झेले। और यहाँ तक कि इवन तक कि सरकार ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि इस इलाके में नक्सलवाद पनप रहा है। जो संवैधानिक जनजागरण हो रहा है ना, उसको नक्सलवाद के नाम दे दिया गया था। और आज भी जो वर्तमान कांग्रेस बीजेपी सरकार है राजस्थान में, उनके जो कुछ नेता वगैरह थे जो हमारे को नक्सलवादी घोषित करना चाहते थे और फिर हमको नक्सलवाद कह के हमको बदनाम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे विरोध हमने झेले। फिर भी हमने सोचा कि हमें हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे इलाके के लिए और जल जंगल जमीन के लिए हमें कुछ तो कुछ करना चाहिए। तो हमने 5वीं अनुसूची और संविधान का जो आदिवासियों के हित में जो लिख रखा है, उसी को आधार मानकर इस इलाके में जन जागरण किया, जिसमें दक्षिण राजस्थान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है और उसके बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और इसके अलावा भी हमने देश के अन्य कोने में जा जाकर जन जागरण किया। और आज आदिवासियों को इतना मजबूत किया है कि आज देखिए हर किसी कोने में कुछ समस्या होती है तो आदिवासी कहीं न कहीं अपने अधिकार के लिए एक होकर आंदोलन या धरना, प्रदर्शन, रैली जैसा करते ही रहते हैं। ये कहीं न कहीं हमारा योगदान जरूर रहा है इसमें। तो आदिवासी परिवार को संवैधानिक जन जागरण से जोड़ना और सभी लोगों को जागरूक करना, भील प्रदेश मूवमेंट चलाना, फिर इस बीच गुजरात में कैसे संपर्क हुआ और वहां से फिर राजनीतिक पार्टी को लाने में भी आपकी अहम भूमिका रही, तो वो क्यों जरूरत पड़ी सर? उसके पीछे क्या कारण? आदिवासी परिवार कोई सामाजिक मूवमेंट नहीं था। उस आपका सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण और सामाजिक मूवमेंट था। आपका ये राजनीतिक मूवमेंट नहीं था। और साथ साथ में हमने आदिवासी परिवार के विचारधारा से ही भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया। और फिर उसको हम लोग कॉलेजों में जिताते गए और इस इलाके में जो सत्ताधारी दलों के छात्र संगठन थे एबीवीपी, एनएसयूआई को हमने परास्त किया। और जहां परास्त नहीं कर पाए वहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र इन पार्टियों के राजनेता द्वारा किया गया, जिससे हम लोग परास्त नहीं कर पाए। लेकिन हमने ठान लिया है कि आने वाले समय में बड़े बड़े जो छात्र संगठन है वो परास्त होंगे, राजनीतिक पार्टियां भी परास्त होगी। जो आज की तारीख में हमने आपके 2023 के चुनाव में देख लिया है, जहां कुछ नहीं था, हम लोग आज की तारीख में 60,000, 84,000, 82,000, 1,11,000 जैसे वोट लाकर हम जीते हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इलाके हम तगड़ा काम कर रहे हैं। तो उसी पार्टी के बैनर तले आप सांसद का चुनाव लड़े थे, उसमें आपकी क्या पोजीशन रही सर? नहीं, हम लोग 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट का मामला चला था, जिसमें कुछ संशोधन होना था, तो उसको लेकर लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, तो हमने सोचा यार हमारा कोई न कोई आदमी होना चाहिए। तो हमने गुजरात के जो आपका महेश भाई वसावा की पार्टी थी, उससे संपर्क किया और हम लोग उसको किसी मुद्दों के साथ में यहाँ पर लाए थे। और उससे हम लोगों ने 2 एमएलए जिताए थे। और मैं स्वयं आपका लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2,52,000 के आसपास वोट आए थे। जो देश के इतिहास में ऐसा प्रथम व्यक्ति था जो मैं वोट लाया, जिसको कन्हैया कुमार जो लेफ्ट विचारधारा रखे थे, उससे भी ज्यादा वोट हम लोग लाए थे। बहुत बहुत बधाई हो सर उसके लिए भी। हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में फिर हमने देखा कि दरियावाद उपचुनाव के अंदर जिसको हम चाहते थे, थावरचंद डामोर को, उसको मैंडेट नहीं देके गणेश पटेल को मैंडेट दे दिया, जिसकी वजह से हमने थावरचंद डामोर को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़वाया। और हमारे दोनों एमएलए और मैं स्वयं चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति थावरचंद के पक्ष में उतरकर उसके समर्थन में हमने प्रचार किया। और थावरचंद ने आपकी राष्ट्रीय स्तर की बीजेपी पार्टी को सेकंड पोजीशन पे धकेल दिया और कांग्रेस सत्ताधारी दल था, इसलिए वो जीत गई। और थावरचंद उस दिन से हाईलाइट हमने कर दिया था। और आज थावरचंद डामोर अधिकतम वोट लेकर दरियावाद से आज एमएलए है वो हमारा। तो हम लोगों ने पार्टी की जो विचारधारा को हम लाए थे वो नहीं उन्होंने माना, इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी को वापिस पूरा हमने
रजिस्ट्रेशन करवाया। और हमने इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हम लोग किसी काम से दिल्ली भी गए थे। वहां से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे एक जगदीश भाई जो फ्लासिया जड़ौल के जगदीश पांडे, उनकी डेथ हो गई। मैं 6 दिन कोमा में रहा। मणिलाल जी गरासिया प्रोफेसर साहब है और मोहन भाई राउत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गंभीर चोटें भी आई। तो हमने बहुत कुछ खोया है हमारे गरीब तबके वर्ग के लिए, ST SC OBC माइनॉरिटी के लिए। और हम चाहते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाका है उसमें इस पार्टी को स्टेब्लिश करें और अधिकतम सीटें लोकसभा विधानसभा में जाए। और हम लोग जो हमारा सपना है हमारे पुरखों का कि अंग्रेजों के समय में बिल कंट्री था, अंग्रेजों के समय में उसको हम बिल कंट्री नहीं मान के बिल प्रदेश, बिल स्टेट, एक नया राज्य की डिमांड कर रहे हैं, जिससे हमारे 5वीं यूनिवर्सिटी के मुद्दे लागू हो जाएंगे या अन्यथा हमको 6ठी यूनिवर्सिटी के लाभ मिल जाएंगे। तो हम लोगों का संघर्ष बहुत संघर्षमय पूर्ण रहा है और होगा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि 10 सितंबर को पार्टी ये जो BAP का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, और जैसा आपने बताया कि आते टाइम सड़क हादसा हो गया और वो जगदीश भाई जैसे बहुत ही अनहोनी हुई, हम सबको उस चीज़ का खेद है और आप भी पूरी तरह से इंजर्ड हुए। उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवा के लाए, फिर भी समाज के लिए आप वहाँ बैठे बैठे भी आपने मैसेज डाले और खड़े रहे। तो इस पार्टी को आप BAP का रजिस्ट्रेशन करवाए, इस पार्टी के बैनर तले आपने कितने उम्मीदवार उतारे और इस पार्टी का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि 10 सितंबर के बाद में समय बहुत कम था, तो इसमें कितने उम्मीदवार उतारे, क्या पोजीशन रही, कितने जीते, कितने हारे? तो वो थोड़ा सा आपका, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और फाउंडर या वरिष्ठ क्या, आप इस पार्टी के जनक कह सकते हैं हम, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी और विचारधारा के हम फाउंडर हैं, जनक हैं। और देखिए राजस्थान में हम लोग दक्षिण राजस्थान में हम लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ इलाकों से कुछ लोग आए और हमको कहा हम भी चुनाव लड़ना चाहते, तो ले जाओ भैया। तो वो भी मैंडेट ले जाके चुनाव लड़े। लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर 17 विधानसभा पे हम ज्यादा फोकस किया था। उसके बावजूद कुछ लोग और आए थे, जिससे हम लोग 28-29 के आसपास चुनाव लड़े विद सीटों पर, जिसमें ये आप 10 सीट छोड़ भी देवे तो ये मान के चलो 9 सीट छोड़ भी दे, 20 विधानसभा सीट में हम चुनाव लड़े और जिसमें हम लोग 3 विधानसभा सीट पर जीते हैं और 3 विधानसभा सीट पे हम सेकंड पोजीशन रहे हैं। और बाकी 3-4 विधानसभा सीट पर हम लोग 60,000 से ज्यादा वोट लाए हैं और एक घाटोल विधानसभा पे हम लोग 84,000 वोट लाए हैं। बाकी आपका जगदीश पांडे जिसकी डेथ हो गई वहां पर हम लोग आपका 45,000 वोट लाए हैं, गढ़ी में 45,000 वोट लाए हैं और बांसवाड़ा की 2-3 विधानसभा सीटों पर हम अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। और हम ये देखते हैं प्राय कि इस इलाके में जहाँ भी हम चुनाव लड़े हैं तो हम लोग 11-12 लाख के आसपास वोट लेके आए हैं, जो देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्योंकि हमारे पास रुपया, पैसा, लत्ता, झंडे वंडे डंडे कुछ नहीं थे, फिर भी जनता ने अपने पैसों से इस पार्टी को आगे बढ़ाया है और हमने भी अपना तन मन धन और शरीर दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग आपके 47 सांसद का चुनाव सीटें हैं, उसमें से हम लोग अधिकतम सीटें जीत के जाए ऐसा प्रयास करते हैं। दूसरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में जहां आदिवासी सीटें हैं वहां पे हम लोग अधिकतम सीटें जिता के भेजें, ताकि वहां पर सरकार बनाने में हम लोग भूमिका निभाएं। जिसे बिन आदिवासी, बिन ST SC OBC के सरकार नहीं बने, ऐसा हम लोग आने वाले समय में कोई ना कोई प्रयोग करेंगे। मतलब सभी समुदाय के लिए काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका जीता हुआ व्यक्ति कोई किसी पर्टिकुलर एक ही समुदाय का नहीं होता। ये गलत भावना फैला रखी है इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस BJP वालों ने। ये उनका कहना है, एक आपकी बात होल्ड रखना, कि उनका कहना है कि अगर ये जीत जाती है तो सिर्फ आदिवासी समाज का भला करेगी और ये बाकी जो लोग समुदाय उनका तो पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये अफवाह कहाँ तक सही है? मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये तो सिर्फ वोटों का दुर्विनियोगकरण करने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए, कांग्रेस BJP के जो वोट है उनको लेने के लिए ये एक प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 2 विधायक जिताए थे हमने, राम प्रसाद जी डेंडोर और राजकुमार रोत, और उनका कार्य क्षेत्र देख लीजिए। पूरे राजस्थान में विधायकों की जब कार्यशैली का जब आपका परीक्षण हुआ था तो राजकुमार और रामप्रसाद डेंडोर ही फर्स्ट सेकंड आए थे पूरे राजस्थान में। अगर ये व्यक्ति
व्यक्ति जाति विशेष के लिए काम करते तो नहीं आते राजस्थान में। बाकी ये भी देखा जा रहा है कि राजकुमार रोत हो या चाहे रामपाल सिंह ढेंढर हो, दोनों ने सर्व समाज के लिए, सभी जाति समाज के लिए, सभी धर्म के लिए समान व्यवहार से काम किया था। और हमारे इलाके में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा, कोई प्रकार का कोई उपद्रव, कोई छोटा मोटा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये जो ये कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों का और अन्य समाज के लोगों का जो तथाकथित कहीं न कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए वो लोग हमारे ऊपर आक्षेप आरोप लगाते और निराधार झूठा है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2018 से आज तक जो एमएलए थे वो सबके लिए काम किया, वो हम लोग देखते आए। आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी, ये जो भी जैसे कैंडिडेट चुनते हैं, तो उस कैंडिडेट के चुनने का मापदंड क्या रखते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है? देखिए, ये हमारा एक अहम राय बैठती है और उस व्यक्ति ने, जो कैंडिडेट है, उसने समाज के लिए क्या काम किया है और वो सभी समाज को साथ में लेके चलेगा और पक्षपात नहीं करेगा और संवैधानिक दायरे में रह के काम करेगा और संविधान में जो उल्लेखित शब्द है उसको अक्षरशः लागू करवाएगा और इस इलाके के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है उसको लागू करवाएगा। दूसरा, 5वीं अनुसूची जल जंगल जमीन के अधिकारों को लागू करवाएगा और इस इलाके में अरावली का खनन हो रहा है और प्रतापगढ़ इलाके में जैसे आपके पवन चक्कियों के मार्फत से सारी फसल नष्ट हो रही है और जो ऊर्जा बिजली उत्पन्न होती है वो यहाँ के आदिवासियों को फ्री में मिलना चाहिए, उसके लिए इम्प्लीमेंट करवाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग प्रत्याशी का चयन करते हैं और इसमें जो खरा उतरता है और उसको निश्चित रूप से निर्णय लिया जाता है। और उसके बावजूद भी हमारे कुछ सामाजिक संगठन हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी अपने अपनी राय रखते हैं। अंत में उसके बाद ही उस आदमी का चयन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी समय लिया आपका, थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसा नरम है, फिर भी आपने इतनी सारी बहुत ही अच्छी तथ्यात्मक और जितनी भी बातें लोगों के दिमाग में भ्रम थे वो सब आज मुझे लगता है दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसी अफवाहें हैं वैसा नहीं है। अंत में सर मैं आपसे आपके जीवन के अनुभव, क्योंकि काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा, राजनीति से लेकर के शिक्षा से लेकर के और युवाओं को खासकर संदेश, नशा और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लोग जैसे गाड़ी घोड़े आधुनिक फैशन को जो युवा कई सारे अपना चुके हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आपके जीवन के संघर्ष के माध्यम से और आपके जीवन के अनुभव के माध्यम से युवाओं को और अपने हमारे चैनल देखने वालों को, आदिवासी परिवार के जो लोग हैं या संपूर्ण भारत के जो भी लोग देख रहे हैं, उनको आप एज ए कांति भाई आदिवासी सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज इतना ही है कि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया और मैंने देखा है मेरे आंखों से कि आदिवासी लोग हैं जो पूरे देश में आज भी लकड़ी, गोंद, चारा काट के अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो वाकया हमारे साथ में भी हुआ है। मैंने भी इस प्रकार के काम किए हैं और यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ गरीब परिवार ऐसे भी होते हैं जो जिस जीवन से मैं गुजरा हूँ। हमारे घर में भी थाली कटोरी नहीं हुआ करते थे और आटा पानी नहीं हुआ करता था। चावल एक मटकी के हंडे में, आपके मिट्टी वाले हंडे में पकाए जाते थे और हमारी माँ, जिसको हम भिली भाषा में आई कहते, वो थोड़ा थोड़ा सबको एक आपके पत्ते पर हमने खाना खाया है। तो इस स्थिति से हम गुजरते हुए हमने कॉलेज किया और एजुकेशन प्राप्त किया और राजनीतिक जीवन तक हम चले गए हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अधिकतम पढ़ाई करें और आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी नौकरी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। हर व्यक्ति राजनीति में नहीं आवे, राजनीति में बहुत कम व्यक्ति को ही मौका मिलता है। आप लोग पढ़ाई जारी रखें और पढ़ाई करें और नौकरी प्राप्त करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और जो नशा पता है उस नशे पते से बहुत दूर रहें। और दूसरा क्या है कि इस इलाके में थोड़ा सा बाइकर्स के रूप में ज्यादा काम कर रहे हैं, वो बाइकर थोड़ा सा काम कम कर दे ताकि एक्सीडेंट से आपकी मौतें नहीं होगी। और लाइसेंस का और आपके जो भी यातायात के नियम के पालन करते हुए आप लोग काम करेंगे और अपने समाज और अपने माता पिता का भविष्य सुरक्षित करेंगे और अपना देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार, जो हमारी बात आम जनता तक पहुंचाए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइबर करे और सज्जन कटारा जी को भी लाइक करे। धन्यवाद, जोहार।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और फिर अगली बार बहुत जल्द मुलाकात होगी।